नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये क्लास आपके फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना है तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जल के कार्य और भोजन के कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं ठीक भोजन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है। आपके पेपर में हो सकता है या कह सकते हैं कन्फर्म आएगा ही आपके पेपर में, क्योंकि इससे प्रश्न विगत वर्ष में आ चुका है ठीक। इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके पेपर के लिए रखा है ठीक इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है, पेपर क्या है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन है। और उसके बाद आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ना है, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है ठीक। ए है सॉरी बच्चों, ए है आपका फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, बी है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य किया करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट करें, जिससे मैं उस पर कोई टॉपिक, आप अगर टॉपिक देते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आया, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं ठीक। आप सब ज़रूर बोला करें ठीक, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखा करें। ओके, तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में जल के कार्य बताइए। तो जल के कितने कार्य होते हैं, आइए जानते हैं। मनुष्य के शरीर में जल के कार्य क्या है। जल शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला, ये शरीर निर्माणक कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि शरीर कैसे निर्माण करता है जल। तो बच्चों, आपके शरीर में जल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका शरीर निर्माणक कार्य भी करता है। आइए जानते हैं कैसे करता है। जल शरीर के विभिन्न अंगों व द्रव्यों की रचना में भाग लेता है, और जल शरीर के प्रत्येक कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। ओके, तो शरीर के प्रत्येक कोशिका और ऊतकों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जो अंग अधिक क्रियाशील रहते हैं या उनमें चयापचय, जो आपको हमने बताया था ना, रेटा RTA। ओके, जो आपका BCR है, सॉरी बच्चों, बीस बेसल BMR। ओके, तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, हाँ BMR उसको बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें क्या होता है, ये आपका चयापचय कहलाता है ठीक। की क्रियाएं अधिक तेजी से होती हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे यकृत और मस्तिष्क आदि। ओके, जिसमें दांत, वसायुक्त ऊतकों तथा अस्थियों जैसे अपेक्षाकृत निष्क्रिय अंगों में जल की मात्रा अधिक। यकृत में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। अगर आपके यकृत में जल की मात्रा कम हो जाए तो आपको क्या होगा, आप बताइए कमेंट में। मस्तिष्क में भी होना अनिवार्य है। निष्क्रिय अंगों में जल की मात्रा क्रमशः 10% होती है। जो आपका निष्क्रिय अंग होता है, जो हमेशा एक्टिव नहीं रहता, उसमें 10% होती है जल की मात्रा। जबकि मांसपेशियों में जल की मात्रा कितनी होती, 80%। जो आपका ब्लड बह रहा है आपकी मांसपेशियों में, इसमें जल की मात्रा 80% होती है ठीक। आइए नेक्स्ट जानते हैं। सेकेंड हेडिंग है, वस्तुओं को घुलनशील बनाने में आपका जल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि वस्तुओं को घुलनशील बनाता है। जल एक अच्छा घोलक है, जिसमें प्राय सभी वस्तुएं घुल जाती हैं। पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए पाचन क्रिया की ज़रूरत होती है, और पाचन क्रिया में भी जल सहायक होता है। आप भोजन ग्रहण करते हो, फिर जल भी ग्रहण करते हो, पेय पदार्थ करते हो ग्रहण, है ना, जूस वगैरह, दाल, ये सब आपका जल ही एक माध्यम है। इसी के माध्यम से जल भी आपके शरीर में एंटर करता है ठीक। जल पाचक रसों को तरल रूप देता है तथा पाचक अंगों में भोजन को गतिशीलता प्रदान करता है, और पाचन के बाद भोजित तथा
जो भोज्य तत्व द्रव्य रूप में ही आंतों से अवशोषित होते हैं, वहाँ से ये रक्त या लासिका द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और रक्त या लासिका इन पोषक तत्वों को क्या करते हैं, कोशिका में पहुँचा देते हैं। ठीक, पहुँचाता है। कोशिका में जल के माध्यम से ही अनेक रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। बहुत सारी जो रासायनिक क्रियाएँ होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, जल के ही माध्यम से होती हैं। जो कोशिकाएँ आपकी निष्क्रिय हो जाती हैं, उनको एक्टिव करने के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। उस जल को, जैसे ही जल का उस कोशिकाओं में स्पंदन होता है, वैसे ही वो कोशिकाएं धीरे धीरे एक्टिव हो जाती हैं। ठीक, कोशिकाओं में बने वर्ज्य पदार्थ रक्त के द्रव में अवशोषित होकर फेफड़े तथा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां से वह निष्कासित हो जाते हैं। इसी प्रकार जल जो होता है घोल के रूप में जैविकीय क्रियाओं में सहायक होता है। तो अभी तक लाइक नहीं किया है, इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक तो कर सकते हो, एक कमेंट ज़रूर करें आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ओके। ताप नियंत्रक के रूप में जल शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। जल द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों में संबंध रहता है। जल का संवहन एक अंग से दूसरे अंग की ओर होता है। ठीक, होता रहता है। ठीक, इसी तरह पूरे शरीर में अगर देखा जाए तो त्वचा है आपका, त्वचा का तापक्रम नियामक रहता है। ठीक, जब भी शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तो हमारी त्वचा व श्वास संस्थान में क्या होता है, जलवाष्प या पसीने के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। आप वो गर्मी में देखते हैं ना, पसीना जो निकलता है ये आपके बॉडी का ही जल होता है, जो आप ग्रहण करते रहते हो, वही आपका जल आपके पसीने के रूप में आपकी बॉडी से निकलता है जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो हमारी त्वचा व श्वास संस्थान में जल वाष्प पसीने के रूप में उत्सर्जित होने लगते हैं। जब यह जल वाष्प या पसीना बनकर उड़ता है तो वाष्प बनने के लिए जल शरीर से अतिरिक्त गर्मी अवशोषित कर लेता है। ठीक, इस तरह शरीर ठंडा बना रहता है और तापक्रम बढ़ने नहीं पाता है। इससे आपकी रक्षा होती है। ठीक, यही कारण है कि अत्यधिक क्रियाशील रहने पर यह गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे शरीर में जल की अधिक हानि होती है। और आपको हमेशा जल लेना चाहिए, गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा जल सेवन करना चाहिए, जल को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक, पोषक तत्वों का हस्तांतरण। जी हाँ बच्चों, जल शरीर में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करना ही ना। उदाहरण के लिए जैसे अवशोषण किए हुए ग्लूकोज, जब आप ग्लूकोज को ले रहे हैं को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, ग्लूकोज लेते हैं ना, तो उस समय वो जो ग्लूकोज होता है आप विभिन्न, यही हस्तांतरण होता है, ये आपके सभी अंगों में पहुंचता है। ठीक, नेक्स्ट है पोषक तत्वों का हस्तांतरण। पोषक तत्व जैसे आप विटामिन मिनरल्स वगैरह है ना, एक मिनट, ये सभी जो पोषक तत्व आप लेते हो, सॉरी बच्चों 1 मिनट। ठीक, तो ये रहा, इसमें जैसे कि आता है यहाँ पे, जल शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए जब शोषण किए हुए ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाना। ठीक, वही अभी मैंने बताया ना। शरीर के वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना। जल शरीर में जो उत्पन्न हुए बेकार पदार्थ, जैसे आप जाते ना, बाथरूम जाते हो और टॉयलेट वगैरह है ना, तो पदार्थों को अधिकांश मात्रा में अपने में घोल लेता है और उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचा देता है, जहां से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब आपको पोटी लगती हो तो तब ये आपका जो आपके उत्सर्जन अंगों तक पहुंचता है ना, जो क्या होता है, वर्ज्य पदार्थ होता है, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक, कुछ वर्ज्य पदार्थ पसीने के रूप में त्वचा से ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा। जी हाँ, शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा भी करता है ये आपका वाटर। विभिन्न नाजुक अंग एक थैली में बंद रहते हैं। इन थैली में द्रव्य भरा रहता है। यह द्रव्य बाहरी झटका या आघातों से अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे हृदय और मस्तिष्क के चारों तरफ उपस्थित द्रव। ठीक, स्नेह के, हृदय जो आपका हार्ट है ना, उसके बगल बगल में क्या है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिससे आपकी हार्ट की रक्षा होती है। ठीक, स्नेहक के रूप में कार्य करना। जल संधियों तथा आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कार्य भी करता है। संधि तथा शरीर के आंतरिक अंग जल से घिरे रहते हैं
और जल इनको नम बनाए रखता है और इसी कार्य के कारण रक्तवाहिनियाँ तथा कोशिकाओं के बीच में जो बीज का आवागमन होता है उसमें सुगमता बनी रहती है। ठीक, यह अंगों को क्रियाशीलता के समय घर्षण होने से भी रोकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब जरूर पूरा आवाज करना, बीच में इसके बिल्कुल मत करना। ये है आपका प्रश्न कि भोजन में कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाता है, आप प्रैक्टिकल में अगर मौखिक होता है तब भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं खड़े हो जाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं भोजन में कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं भोजन में कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मानव आहार में ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, ये पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। ये पौष्टिक तत्व शरीर को भी पूर्ण रूप से क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और शरीर के विकास, वृद्धि तथा शारीरिक क्रियाओं को सुचालित रखते हैं और पौष्टिक तत्व सहायक होते हैं। ठीक, इस प्रकार शरीर का पोषण प्रदान करने वाला आहार अनेक रासायनिक पदार्थों का संयोजन करता है, जिससे क्या होता है, शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से लगभग 50% जो होता है 50 रासायनिक पदार्थों को 6 प्रमुख समूहों में विभक्त किया गया है। ठीक, इन्हीं 6 समूहों को पौष्टिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। ये 6 समूह आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। ये 6 समूह कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहला है प्रोटीन, ठीक, दूसरा विटामिन, तीसरा है वसा, कार्बोज, चौथा है 5वां खनिज लवण, छठा है जल। अभी मैंने जल के बारे में बताया। तो ये 6 पौष्टिक तत्व होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, भोजन में पाए जाते हैं। अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो इन पौष्टिक तत्वों को, ऐसे भोजन ग्रहण करें जिसमें इन पौष्टिक तत्वों का समावेश हो, ये आपको प्राप्त हो। ठीक, भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा में एवं गुणवत्ता में भी भिन्नता होती है, किसी में ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी में कम पाए जाते हैं, है ना। अगर मान लो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और पनीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आप कमेंट में बताइए। ठीक, कुछ भोज्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों में इनका गुण उत्तम होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थों के उत्तम, माध्यम और निम्न स्रोत होते हैं। ठीक, ये सभी पौष्टिक तत्व मुख्य रूप से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि से निर्मित होते हैं। ठीक, ये जो पौष्टिक तत्व होते हैं। ठीक, भोज्य पदार्थों में ये समस्त रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं उसे ज्ञात होता है कि मानव शरीर में भी ये रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इस तरह भोजन जब शरीर में अवशोषित होता है तो इसका अंतिम रूप में रासायनिक तत्व ही होता है, क्योंकि अंतिम रूप क्या होता है, रासायनिक तत्व होता है जो शरीर में पौष्टिक तत्वों के कार्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक तत्वों को मुख्य रूप से 3 समूहों में विभक्त करता है। पहला होता है संरचनात्मक पौष्टिक तत्व, जिसे हम विटामिन और खनिज लवण कहते हैं, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। दूसरा होता है वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व, जिससे हमें वृद्धि प्राप्त होती है, ये खनिज लवण और प्रोटीन होता है। और तीसरा है ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, जिसे हम वसा है, कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा वसा यूज भी नहीं करना चाहिए। ठीक, ये आपका वसा और कार्बोज जो होते हैं ये ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व होते हैं। आइए संरचनात्मक पौष्टिक तत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। वे पौष्टिक तत्व जो शरीर को निरोग तथा स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो जैसे कि खनिज लवण, विटामिन। लेकिन जल को भी आवश्यक माना तत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जल के बिना इन तत्वों का उचित कार्य संवहन नहीं संभव है। अगर जल ना हो तो इन तत्वों का, खनिज लवण और विटामिन का कोई महत्व नहीं। ठीक, सेकेंड है वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व। इन पौष्टिक तत्वों में मुख्य रूप से प्रोटीन आता है, क्योंकि यह शारीरिक वृद्धि एवं निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, इनमें कार्बोज को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि कार्बोज और वसा के द्वारा ही भोजन में से अधिकतर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप आलू खाएंगे ना तो आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोज पाया जाता है। ठीक, और अगर आप ऑयली जैसे पूड़ी वगैरह तली भुनी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें फैट ज़्यादा पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक, तो आप इन सब से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आइए, आज की क्लास यहीं तक थी, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।